हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, अभी हमारे एग्ज़ाम के कितने दिन शेष हैं? आज 26 है, 26 तो चली गई, 27, 28, 29, 30 4 दिन बीच में शेष हैं। 5वें दिन हमारा एग्ज़ाम है, तो मैक्सिमम आप लोग रिविज़न कीजिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग पंचायती राज प्रणाली जो है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उससे संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने कल डाली थी, एक आज डाल रहा हूँ, ठीक है? आप ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। देखो, संस्तुति होती है रिकमेंडेशंस, यानी किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे भारत में पंचायती राज को लागू किया गया था। तो आपको पता है वह समिति है आपकी 1957 की, आपकी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति है तो ज्यादातर क्या रहता है कि जो समिति के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम से समिति बन जाती है। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत में पंचायती राज को लागू किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके बलवंत राय मेहता, है ना? B.R. मेहता भी कह सकते हैं आप इन्हें, B.R. मेहता। इस तरह से भी आपका प्रश्न आ सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? देखो, शिल्पी क्या होता है? शिल्पी जो शब्द होता है वो विश्वकर्मा जी के संदर्भ में प्रयोग होता है, विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा का मतलब या शिल्पी का मतलब होता है निर्माण करने वाला, नींव रखने वाला। तो पंचायती राज व्यवस्था के जो निर्माणकर्ता हैं भारत में, वो कौन है? तो अभी हमने देखा 1957 आपकी बलवंत राय मेहता समिति उनकी संस्थितियों पर लागू हुई। तो कौन है? B.R. मेहता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी? देखो, अशोक मेहता जो समिति थी आपकी, उसने कहा था कि भाई केवल 2 स्तरों पर आपको क्या रखना है? पंचायती राज सिस्टम को रखना है। एक तो आप जिला स्तर पर रखिए और एक आप मध्यवर्ती स्तर पर रखिए। वहां पर अकेले-अकेले जगह पंचायत ना होके, हर गांव में पंचायत ना होके, आप 5-7 गाँवों का या 4-5 गाँवों का एक समूह बना दीजिए। कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या को इकट्ठा कीजिए। अब वो 15 से 20 हजार की जनसंख्या चाहे एक गांव में हो जा रही हो, चाहे वो 10 गांव मिलाने पड़ रहे हो, तो उन उस जनसंख्या पर आप एक पंचायत को रखिए जो निचले स्तर की होगी। तो 2 थे, एक जिला वाला और एक 15 से 20 हजार की जनसंख्या वाला। तो ये प्रतिमान, ये मॉडल दिया था किसने? अशोक मेहता समिति ने। द्विस्तरीय था। बलवंत राय मेहता समिति का मॉडल आपको पता है, उन्होंने 3 मॉडल दिए थे, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। क्षेत्र पंचायत का मतलब जो खंड स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर होती है, उसकी बात है, जिसको आप ब्लॉक पंचायत भी कह देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत, देखो क्या चीज था कि आपको पता होगा कि जो पंचायतें होती हैं वो न्याय करने का भी काम करती हैं। तो जब वो न्याय कर रही होती हैं गांव में, तो वह पंचायत का स्वरूप बदल के न्याय पंचायत हो जाता है। जो आपकी अशोक मेहता समिति थी, उसने तो ये सिफारिश भी की थी कि जो ये पंचायतें हैं, इनका प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्य अलग रखा जाए और जो आपका न्यायपरक कार्य है उसके लिए अलग से न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, इनसे अधिकार अलग कर दिया जाए। बट आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो हमारी समिति थी, GV.K. राव समिति, ठीक है, आपकी 5 समितियां हैं जो पंचायती राज से रिलेटेड है। एक है आपकी बलवंत राय मेहता समिति, एक है आपकी अशोक मेहता समिति, एक है आपकी GV.K. समिति, एक है आपकी LM सिंघवी समिति और 5वीं समिति है आपकी, मेरे दिमाग से निकल गया है, अभी देख के मैं बता दूंगा यहीं पे। चलिए आगे देखते हैं। तो 4-5 समितियां हैं ये। टाइम टाइम पे एकदम चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका हो गया GV.K. राव समिति, इसका उत्तर हो जाएगा, है ना, ये चीज। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन हमारा कल भी आया था थोड़े अलग डिजाइन से, कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इस चीज की सिफारिश करने वाली थी आपकी LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने कहा था कि भाई पंचायती राज को क्या करो, आप संवैधानिक दर्जा दो, है ना। और उसी के बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 आया, 92-93 आया और आपका क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? तो अशोक मेहता समिति भी है, GV.K. राव समिति भी है, B.R. मेहता, बलवंत राय मेहता समिति भी है, आपकी LM सिंघवी समिति भी है, जबकि ये खुशीराम समिति नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, है ना, कौन सी एक समिति
पंचायती राज समिति संबंधित नहीं है। तो अभी हमने देखा एल.एम. सिंघवी भी है, अशोक मेहता भी है, बलवंत राय भी है, पी.वी.एन. राव नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वो जी.वी.के. राव समिति है ना, ये चीज विशेषकर ध्यान रखनी है, जी.वी.के. राव समिति है, पी.वी.एन. राव नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध नहीं है? तो अभी हमने देखा यहाँ पर कौन सा है आपका, एल.एम. सिंघवी समिति भी है आपका, अशोक मेहता समिति भी आपका है, ठीक है, और आपकी सादिक अली समिति भी इसमें आ जाती है, वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, बट दिनेश गोस्वामी समिति इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायतों के लिए है ना कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है, ठीक है। मतलब कि पंचायत कुल मिला के बात सारी ये है कि गांव के जो पंचायत होते हैं उनको कौन करवाता है ना, ये सारी बातें, संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण, कंट्रोल वगैरह, रेगुलेशन और डायरेक्शन कौन करता है? तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग, ये इस काम को करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा यार, पता नहीं ये क्या बोल रहा है तृतीय तल, यानी तृतीय तल का मतलब क्या है कि भाई देखो, पहला जो स्तर था भारत में, जो शक्तियां थी या सरकार थी, शासन चल रहे, वो केंद्र में चल रहा था, पहला स्तर तो ये हो गया आपका, दूसरा स्तर आपका राज्य हो गया, और तीसरा स्तर था आपका स्थानीय स्वशासन, है ना, स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों को कब आपका दर्जा मिला? तो वो मिला आपका 73वां संविधान संशोधन 1992-93, है ना, आपको 93 इसमें लगा देना है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था जिस उद्देश्य को लेकर शुरू हुई थी, उसमें पॉइंट यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमको देखना है। पहला है विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल सही बात है कि मतलब डेवलपमेंट में क्या हो ना, हर व्यक्ति की भागीदारी हो, हर व्यक्ति की पार्टनरशिप हो। राजनीतिक जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियां केवल सेंटर में और स्टेट में निहित ना रहे, उनका विकेंद्रीकरण हो, वो अलग हो, वो टूटे, वो लोगों के पास भी हो, सबके पास हो। तो इसलिए स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था, ये है। और वित्तीय संग्रहण करना ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। पहला तीसरा किसमें? ऑप्शन सी में आपका सही है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो खाप पंचायत नहीं, जाति पंचायत नहीं, जन पंचायत नहीं, तो कौन है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित दर्जा है। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। अब देखो, एक तो चुनाव हो गया, है ना, चुनाव आज खत्म हुआ तो आज से काउंट होगा, है ना, चुनाव की तिथि से काउंट होगा, परिणाम घोषित होने की तिथि से होगा, पंचायत की प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से होगा। तो देखो, जब भी कोई कार्यकाल चालू होना होता है तो प्रथम अधिवेशन से उसको काउंट किया जाता है। कब से? प्रथम अधिवेशन से उसको काउंट किया जाता है। तो पंचायत का कार्यकाल 5 साल माना जाएगा पंचायत की प्रथम अधिवेशन की तिथि से। तो ये चीज आपको समझनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? यानी कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी, इसके संबंध में, बाबत, है ना, बाबत का मतलब इसके संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है कौन? मतलब पंचायतों की संरचना में फेरबदल कर सकता है। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो पंचायतों की जो संरचना है उसमें फेरबदल कर सकता है, उसके बारे में उपबंध वो ला सकता है, वो नियम कायदे कानून बना सकता है राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को डैश 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 के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। तो इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये संगठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है ना, 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है, वो क्या है आपका, ये आपको देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन ना पूरा का पूरा कूट का था मेरे हिसाब से, और इसमें जो टाइपिस्ट है उसने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो आपको ध्यान समझना है कि 73वें संविधान संशोधन में जिला पंचायत भी बनी थी, क्षेत्र पंचायत भी बनी थी, ग्राम पंचायत भी आपकी बनी थी। तो ये तीनों ही बनी थी, 1, 2 और 3 तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को
29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अब देखो, जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है, वो पंचायतों से रिलेटेड है और उसमें 29 कार्यों का जिक्र है। बट अगर बात की जाए कि किस सूची में अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में भी इनका जिक्र किया गया है, आपको पता है अनुच्छेद 243 पंचायतों से रिलेटेड है। तो कौन से अनुच्छेद में 29 कार्य दिए हुए हैं? तो सीधे आपको रखना है जी, है ना, जी, कि काम करो कितने 29, तो आपको सीधे बोलना है जी। ठीक है, ये पंचायतों में काम करो 29, तो सीधे क्या बोलेंगे? जी, एकदम से बोलेंगे जी, इज्जत देंगे एकदम कार्यों को। ठीक है, समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो देखो, मैंने पहली बात बताया था, एक तो भूमि सुधार, है ना, ये दो आपको ध्यान रखना है। भूमि सुधार हो चाहे पंचायती राज प्रणाली हो, ये राज्य सूची के विषय हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करता है ना, कि भाई पंचायत के जो चुनाव होंगे उसमें एससी और एसटी के लिए सीटों को रिजर्व किया जाता है। इसका प्रावधान कौन करता है? तो इसका प्रावधान करता है 243, तो आपको याद रखना ही है। 29 कार्यों के का जिक्र कौन करता है? जी। 29 कार्यों कौन करेगा? जी, ऐसे याद रख सकते हैं। और एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किसमें है? डी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों, सीटों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए भी 33% सीटों को रिजर्व किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी हमने देखा कि जो रिजर्वेशन है उसका जिक्र डी में हो रहा है, 243 डी में हो रहा है। तो आपको कुछ कुछ पता लग गया होगा कि महिलाओं के रिजर्वेशन से संबंधित मामला भी डी में ही हमारा पहुंचेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, मतलब ये कथन इन्होंने दे रखे हैं, हमको देखना है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, बिल्कुल सही है आपका। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? केवल पहले वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका? सीधे लगाना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अगला प्रश्न है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है? अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन, यानी कि जो जिला पंचायत है और जो आपकी क्षेत्र पंचायत है, खंड है ना, खंड पंचायत है, ये जो है जिसको मध्यवर्ती स्तर कहते हैं, पंचायत समिति भी इसको कह देते हैं, इनकी सीमाओं में यदि परिवर्तन करना हो तो कौन व्यक्ति अधिकृत है या कौन सा पद अधिकृत है? तो सीधे आपको बोल देना है, राज्यपाल क्या कर सकते हैं? जिला एवं खंड पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो पंचायत समिति गठित होती है मध्यवर्ती स्तर पर, और ये मध्यवर्ती स्तर कौन सा होता है? ये खंड स्तर होता है, ये ब्लॉक स्तर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है ना, कौन करवाता है पंचायत चुनाव? भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य का निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार या केंद्र सरकार? देखो, अगर पंचायतों के चुनाव करवाने हैं तो उसको करवाने के लिए जो निकाय जिम्मेदार है वो राज्य चुनाव आयोग है ना। पंचायतों के संबंध में अगर कोई प्रावधान बनाने हैं तो राज्य विधान मंडल जिम्मेदार है। यदि जिला पंचायत, खंड पंचायत, इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो राज्यपाल जिम्मेदार है। परंतु यदि इनके चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा पंचायत के, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, राज्य सरकार आपकी जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है हमारा, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। देखो, विकास खंड, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक पंचायत, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये पंचायत समिति कैसी होती है? सलाहकार समिति होती है ना। कैसी होती है? सलाहकार समिति होती है, या आपकी परामर्शदायी समिति होती है, या एक आपकी प्रशासकीय समिति होती है, निरीक्षण समिति होती है। तो सीधे आपको बोल देना है कि ये एक प्रशासकीय अधिकरण है। क्या है? एक प्रशासकीय अधिकरण है। अगला प्रश्न है हमारा, हम कहाँ चले गए? अरे भाई, पागल ही हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस लिए अपनाई गई थी? तो लोकतंत्र की शक्तियों में विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण करने का मतलब है कि अगर एक केंद्र में शक्तियां रखी हुई हैं तो 2-4 जगह उनको बांट देना, विकेंद्रीकृत कर देना, है ना, डिफॉर्म कर देना, उनको अलग अलग जगह बांट देना, ये विकेंद्रीकरण है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना,
लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी। मैंने अभी बताया था कि पंचायती राज के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, लोगों की भागीदारी सेट करना किसमें, डेवलपमेंट में, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। घूम घूम के एक ही क्वेश्चन आपका आ रहा है, जितने भी रूप हो सकते हैं दिखा रहा हूं आपको। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ना? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है आपका, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल रहा है, संवैधानिक दर्जा पड़े ही इसका आपका 73वें संविधान संशोधन से हुआ। अगला है हमारा 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है हमारा, यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। त्रिस्तरीय है, ये सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। 243 जी में क्या है, 29 विषय, उसके महत्व को बढ़ावा देता है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है ना, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की। ठीक है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, बिल्कुल सही है। जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, ठीक है, ये नहीं है। जैव स्तर जैव संबंधी नहीं है, नहीं ये नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, बिल्कुल सही। और पद सोपानिक संरचना की, नहीं ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है, तो 1 और 3 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है ना, पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का कितना, 1/3, 33% ये आपकी संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं ये, या ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं आपकी क्या हैं? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषय हैं, कितने कार्य हैं? तो 29 कार्य हैं, 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है, मतलब कि जो पंचायत का निर्वाचन होता है उसके लिए राज्य चुनाव आयोग होता है, और राज्य चुनाव आयोग के लिए जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति उनकी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 है, बिल्कुल गलत है। कितनी है? 21 साल है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है ना, ये बिल्कुल सही है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात क्या रहेगी? पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है, तो केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है ना, क्या शक्ति है? तो ये हमको देखना है। शक्ति, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है कि भाई जो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र हैं उनमें भूमि का हस्तांतरण न किया जाए, इधर उधर उसको मतलब ज्यादा लिया ना जाए, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के लिए खनन का पट्टा
अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु गांव सभा की अनुशंसा आवश्यक है, ये गलत है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरियाज में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है ना। अगर आप अनुसूचित एरियाज में जा रहे हैं, शेड्यूल एरियाज में जा रहे हैं, तो ग्राम सभा आप कर रहे हैं, तो अध्यक्षता कौन करता है, तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है वो अध्यक्षता करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पीसा को 1996 में अधिनियमित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये जो आपका पीसा है इसके उद्देश्य में स्वशासन प्रदान करना बिल्कुल सही है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना ये भी आपका बिल्कुल सही है। जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना ये सही नहीं है। और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना ये सही है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे गांव जहां के व्यक्ति खेती नहीं करते बल्कि खेतों के क्षेत्रों को निरंतर बदलते रहते हैं वो कौन, मतलब कैसे गांव कहलाते हैं, है ना। मतलब वे व्यक्ति जहां के लोग खेती नहीं करते हैं बल्कि खेतों के क्षेत्रों को निरंतर बदलते रहते हैं, ऐसे जो गांव होते हैं वो संक्रमणशील कृषक गांव होते हैं आपके। अगला प्रश्न है जहां व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है वे गांव कौन से होते हैं, आपके स्थायी गांव होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य, तो पहला राजस्थान का नागौर जिला बगदरी गांव और दूसरा, ये नहीं होगा, ये दूसरा आपका आंध्र प्रदेश का शादनगर। ये 2 अक्टूबर 1959 और ये 11 अक्टूबर 1959। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो पंचायत की सबसे छोटी इकाई है आपकी ग्राम सभा। अगला प्रश्न है क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य नहीं है ना, तो कृषि उत्पादन का संचालन, सिंचाई की व्यवस्था, भूमि क्षरण पर रोक, ये भी सही है। वाद विवाद में जुर्माना निर्धारण, ये उसका कार्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है, तो ये है आपका भाग 9, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, तो आपका जो ग्राम पंचायत है वो भी आपका आ जाता है। ठीक है, आपका क्षेत्र पंचायत भी आ जाता है, जिला पंचायत भी आ जाता है, न्याय पंचायत नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो जो ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च हुआ था सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आपका राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल की जो लॉन्चिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो जितने भी मैक्सिमम इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने करवा दिए। थोड़ी देर में मैं आपका संधि का वीडियो डालूंगा। ठीक है, टेस्ट आपका हो रहा था आई थिंक, अभी तो मैं 5:15 बज रहे जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग डेली तैयार रहिए, 29-30 तारीख तक आपका टेस्ट डेली करवाएंगे, अच्छे टेस्ट करवाएंगे, दे के अच्छे जाना। तो इसी अच्छी बात के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला में, हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।